मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे विजेता सीरीज पार्ट 9 को। और इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 और 4 कर लिया है। एपिसोड नंबर 5, 6, 7 और 8 इनको भी जल्दी ही अपलोड कर लिया दिया जाएगा। तो आज हम पार्ट 9 को करेंगे, जो CGL CHSL मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और इस क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करें, तो वहां से आप इसकी PDF ले सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन। जो क्लास हमने नहीं की है तो उस क्लास के हम रिवीजन करेंगे। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है गृह मंत्री। पील बख्श की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। पील बख्श का मतलब है हाथियों का दान करने वाला, और इसी को लाख बख्श और हातिम सेकंड कहते हैं। सेलवास घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं? ब्राज़ील, और यहाँ की राजधानी है ब्राज़ीलिया। किसान क्रेडिट योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 1998 में शुरू हुई थी। V = क्या होता है? U+80 होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एपिसोड नंबर 9 का। पोंगल किस राज्य में कॉलोनी त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का 4 दिन का त्यौहार है। और उसके पहले दिन को भोंगी पंडिगई से मनाया जाता है, और इसमें इंद्र की पूजा होती है। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल या भाई पोंगल के रूप में मनाते हैं, सूर्य की पूजा होती है। तीसरे दिन मट्टू पोंगल होता है, और इसी दिन जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। तो जल्लीकट्टू का आयोजन कब होता है? मट्टू पोंगल वाले दिन। और मट्टू पोंगल पोंगल का तीसरा दिन कहलाता है, जिसमें बैल की पूजा होती है। चौथे दिन को कन्नूम पोंगल के रूप में मनाया जाता है, और इसमें कन्या की पूजा होती है। तो ये 4 पोंगल हमको ध्यान रखने हैं, जो तमिलनाडु में है। और यदि पूछा जाए अट्टुकल पोंगल का संबंध किससे है, तो इसका हो जाएगा आंसर केरल। और अट्टुकल पोंगल भारत में महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह कहलाता है। अब हम देखेंगे तमिलनाडु में कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल। महामहम फेस्टिवल, थी मिथि, जो महाभारत में द्रौपदी के सम्मान में किया जाता है। चित्राथी, चित्रा पूर्णिमा, थाईपुसम, सौर तमिल सौर माह में इसका आयोजन किया जाता है। भगवान मुरुगन, या जो भगवान शिव के पुत्र थे कार्तिकेय, उसकी याद में इसको मनाया जाता है थाईपुसम को। और इसमें जो सुई होती है उसको जीभ या गाल के आर पार निकाला जाता है। तमिलनाडु का नववर्ष क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पुंथड़ू। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सरहुल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? ये झारखंड राज्य से संबंधित है, और उरांव ट्राइब के द्वारा इसको मनाया जाता है। और इसको बिहार से अलग कब किया गया था? 15 नवंबर सन 2000 को। और 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य। और इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे आदिवासी नववर्ष भी कहा जाता है। और ये मुंडा और होड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इसमें वृक्षों की पूजा होती है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण डांस। घूमर डांस किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित। और ये भील ट्राइब के द्वारा किया जाता है। टापू डांस अरुणाचल प्रदेश में आदि ट्राइब करती है। जोनल डांस सिक्किम में होता है लेप्चा ट्राइब के द्वारा। हुंटा डांस ये झारखंड में होता है संथाल जनजाति के द्वारा। और भौर ये सूर्य निकलने से पहले का समय क्या कहलाता है? तो कहलाता है भौर। कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से शाम को पूर्वाभ्यास के समय शुरू होता है, जिसमें मद्दलम पर एक आवाहनकारी ढोल बजाना शुरू होता है और केवल भोर में समाप्त होता है? तो ऐसा कौन सा डांस है जो रात के समय तो शुरू होता है और भोर के समय समाप्त हो जाता है? और जो पूर्वाभ्यास होता है उसे कहते हैं सवाकली, और यह होता है कथकली में। जहाँ पर भी कली वर्ड आ जाए तो उसके अनुसार ऑलमोस्ट केरल ही होगा। और केरल के क्लासिकल डांस कौन कौन से? कथकली और मोहिनी अट्टम। नॉर्थ इंडिया का डांस कौन सा है? कथक विशेषकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मनाते हैं। और ओडिसी उड़ीसा का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। और अब हम देखेंगे कथकली की महत्वपूर्ण बातें। कथकली क्लासिकल डांस में एक नायक होता है जिसे पाचा कहते हैं, और एक खलनायक होता है जिसे कथी कहते हैं। और इसमें मेकअप 5 प्रकार का होता है।
और दो प्रकार की इसमें कथकली दो प्रकार का होता है, कलासम और नल चरितम। और इसमें प्रतीक क्या होता है, तो इसमें आकाश तत्व प्रतीक होता है। और कथकली में 24 मुद्राएं होती हैं, यानी कि 24 स्टेप्स होते हैं। और कथकली कथा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। मेडन, मेडन क्या होता है, मेडन किसी भी ओवर में अगर रन न बने तो उसे कहते हैं मेडन। तो क्रिकेट से संबंधित है मेडन। और हैट्रिक, लगातार 3 बॉल्स पर 3 विकेट ले ली जाए उसे कहते हैं हैट्रिक। और 2 बॉल पर 2 विकेट तो इसे कहते हैं ब्रेस। और क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, 28.8 इंचज होती है। और बैट की ऊंचाई 38 इंच होती है। स्लैम डंक, स्लैम डंक बास्केटबॉल से संबंधित होता है। जब बास्केट में बॉल को फेंका जाता है तो होता है स्लैम डंक। और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और इन 5 खिलाड़ियों की 5 पोजीशन भी होती हैं। पहली होती है पॉइंट गार्ड, दूसरी शूटिंग गार्ड, तीसरी सेंटर गार्ड, पांचवी स्मॉल फॉरवर्ड और पांचवी होती है पावर फॉरवर्ड। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज होती है। या मीटर में 20.11 मीटर होती है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी चौड़ाई होती है 4.2425 मीटर। क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज, पॉपिंग क्रीज जो स्टंप से और ये लाइन होती है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, इसे पॉपिंग क्रीज कहते हैं, जिसकी लंबाई होती है 1.22 मीटर या 4 फीट। क्रिकेट में बॉल का वजन कितना होता है, 155 से 163 ग्राम। और बॉल की परिधि होती है 8.81 इंच या 9 इंच होती है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, लोकसभा यदि भंग है और आकस्मिक निधि से धनराशि कैसे निकाली जाएगी। तो धनराशि निकालने के लिए आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति के आदेश की जरूरत पड़ेगी। और संविधान के अनुच्छेद 267 में इसका वर्णन किया गया है। और अभी हाल ही में 2024-25 में इसकी लिमिट को 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आकस्मिक निधि क्या होती है, संकट के समय जरूरत पड़ने पर अप्रत्याशित व्यय कहाँ से निकाला जाता है, आकस्मिक निधि से। और भारतीय आकस्मिक निधि एक्ट कब आया था, 1950 में आया था। और आकस्मिक निधि का गठन किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा इसका गठन किया जाता है। लेकिन पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति नहीं चाहिए और बाद में संसद को इसका ब्यौरा देना पड़ता है। संचित या समीकृत निधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 266(1) में। और इसमें भारित व्यय होता है। भारित व्यय जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन यही से दिया जाता है। और इसका फंड निकालने में संसद की स्वीकृति महत्वपूर्ण होती है। और इसे आकस्मिक निधि का संरक्षक, और आकस्मिक निधि का संरक्षक किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं वित्त सचिव को। और वर्तमान में कौन है, पहले थे टीवी सोमनाथन, लेकिन वर्तमान में बन गए हैं इनको रिप्लेस करके तुहिन कांत पांडे। और वित्त सचिव 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करता है और वित्त मंत्रालय ही 1 रुपए का नोट छापता है। और भारत के पहले वित्त सचिव कौन थे, विमल जालान थे। और 266 के पार्ट 2 में किसका वर्णन है, सार्वजनिक अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स का वर्णन है। और इसमें संसद की सहमति अनिवार्य नहीं है। केंद्र में आकस्मिक निधि पर नियंत्रण कौन करता है, केंद्र में करता है राष्ट्रपति और राज्य में करता है राज्यपाल। अनुच्छेद 111 इसमें किसका वर्णन है, इसमें राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी वित्त पर अपनी अनुमति रोक ले। और धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 110 में। हमेशा यह लोकसभा में ही पेश किया जाता है और इस सरकारी विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। और यदि इसको राज्यसभा में भेज दिया जाए, राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। और 14 दिन के बाद जब वह राज्यसभा से आएगा तो उसे राज्यसभा से पास मान लिया जाएगा। वित्त विधेयक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 117 में है। संसद में पेश होने के 75 दिन बाद पारित इसको माना जाता है। किसी भी बिल के लिए 3 वाचन होते हैं। सबसे पहले मंत्री के द्वारा इसको पेश किया जाता है, फिर उस पर बहस होती है
और फिर उस पर वोट डाली जाती है। कैग की रिपोर्ट सबसे पहले किसके सामने पेश होती है? तो ये राष्ट्रपति के सामने पेश होती है अनुच्छेद 51 के तहत। CAG का वर्णन संविधान के संशोधन में अनुच्छेद 148 में, CAG की कर्तव्य 149 अनुच्छेद में और 150 में CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति के अनुसार होगी और 151 में CAG अपनी रिपोर्ट सबसे पहले राष्ट्रपति को पेश करेगा। और CAG क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? भारत के वर्तमान CAG कौन है? महान्यायवादी तो हैं R वेंकट रमणी। और CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और CAG का कार्य क्या होता है? जो भी भारत सरकार के द्वारा खर्च किया गया है उनका ब्यौरा तैयार करना कि उसने जिस खर्च के लिए पैसा लिया है वो उसी पर खर्च किया है या नहीं। तो इस सब का पता लगाने के लिए होता है CAG। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान स्पीकर हैं ओम बिरला। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित एक 10 सदस्यीय पैनल होता है और जो भी उस पैनल का सदस्य होगा वह लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। और वर्तमान में लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है? तो अब तक डिप्टी स्पीकर नहीं बने हैं। और संयुक्त बैठक का वर्णन अनुच्छेद 108 में और इसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा स्पीकर। यदि ये ना हो तो लोकसभा के उप स्पीकर और यदि वो भी ना हो तो राज्यसभा के उप सभापति इसकी अध्यक्षता करेंगे। और अनुच्छेद 118 के 4 पार्ट के तहत लोकसभा स्पीकर संयुक्त बैठक के अध्यक्ष होंगे। और संयुक्त बैठक की प्रक्रिया हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है और ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान भी लिया है। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती और यदि राज्यसभा रोकना चाहे तो अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है और संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो ये संबंधित कथन है धन विधेयक से। और साधारण बिल के लिए संयुक्त बैठक हो सकती है लेकिन धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक इत्यादि के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। और अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। पहली हुई थी 1960 में 1961 के दहेज निषेध अधिनियम के लिए, फिर हुई बैंकिंग सेवा के लिए और 2003 में हुई आतंकवाद विरोधी अधिनियम बनाने के लिए। धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित नहीं कर सकती और राज्यसभा इसे अस्वीकार भी नहीं कर सकती। और एक बात हमको ध्यान रखने की, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते और सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा स्पीकर और इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद सचिवालय का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 98 में। और लोकसभा स्पीकर के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत यह आता है और लोकसभा के प्रति जवाबदेह भी होता है। संसद सचिवालय का आधिकारिक वृत्तांत जारी कौन करता है? तो संसद सचिवालय का आधिकारिक वृत्तांत 3 भाषाओं में जारी किया जाता है। वृत्तांत क्या होता है? जैसे कोई डिबेट हुई हो या कोई क्वेश्चन हुए हों तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए इसको जारी किया जाता है। और ये 3 भाषाओं में होता है। एक तो मूल संस्करण, जैसे कोई तमिल भाषा है या तेलुगु है या मराठी है, एक तो मूल संस्करण और एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो अधिकतम 3 भाषाओं में रिकॉर्ड को दर्ज किया जाता है। और सचिवालय का वर्णन 98 में। रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1236 में। दिल्ली सल्तनत का शासक बना था और इसकी माँ के नाम था शाह तुर्कान। और इसके बाद शासक बनी रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी और ये 1236 से 1240 तक शासक रही थी। बहराम शाह आया बाद में 1240 से 42 जो इल्तुतमिश का पुत्र था। और उसके बाद आया नसीरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का पोता था और इसे ही सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता है। और इसने नायब ए मुमलिकात पद बनाया था और जिस पद पर आसीन हुए थे बलबन। और बलबन का दामाद कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था।
और रजिया का सबसे पहले विरोध किसके द्वारा किया गया था? तुर्कान ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी के द्वारा किया गया था। और इसमें भी थे जुनैदी, जुनैदी के द्वारा किया गया था। तुर्कान ए चहलगानी, इसमें 40 सरदार होते थे और इस 40 सरदारों वाले समूह की शुरुआत की थी इल्तुतमिश के द्वारा। रजिया का दूसरा विरोध किसने किया था? अल्तुनिया, अल्तुनिया जो तवर हिंद या बठिंडा का सूबेदार था, वहाँ पर इसने विरोध किया था और इसने वहाँ पर रजिया को कैद कर लिया था, किला मुबारक जो बठिंडा में है। और यहीं पर रजिया ने अल्तुनिया के साथ शादी कर ली थी और जब वे दिल्ली की ओर आ रहे थे तो तुर्क ए चहलगानी के सरदारों के द्वारा हरियाणा में कैथल नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? कैथल हरियाणा में है। बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति जानने का मूल स्रोत क्या है? तो यह है बरनी, बरनी ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इल्तुतमिश का राजकवि या दरबारी कवि कौन था? मिन्हास उस सिराज था और इसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी है और इसने कहा कि रजिया एक महान शासिका थी और इसने ऐसा भी कहा कि रजिया यदि एक पुरुष शासक होती तो उसका इतिहास में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ नाम लिया जाता और बहुत ही बड़ा नाम लिया जाता। बलबन कब शासक बना था? 1265 से 87 के बीच और इसके बचपन का नाम था बहाउद्दीन और इसने उपाधि ली थी जिल्ले इलाही, यानी कि ईश्वर की छाया की उपाधि ने ली थी और इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी और इसके लिए इन्होंने 3000 अफगानी भर्ती किए थे। रक्त और लौह की नीति क्यों अपनाई थी? मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी। मेवात के आसपास जंगल का इलाका था जो आने जाने वाले लोगों को लूट लेते थे और इस लूटपाट को रोकने के उद्देश्य से 3000 अफगानों की भर्ती की और ऐसा कहा कि यदि कोई लूटता हुआ मिले तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाए और इसे कहते हैं रक्त और लौह की नीति। और जो अफगानी ये 3000 आए थे यही भारत में बस गए और पहले अफगानी वंश आया लोधी वंश जो बहलोल लोधी का वंश था। फिर दूसरा अफगानी वंश आया सूरी वंश जिसके फाउंडर थे शेर शाह सूरी। फारसी पद्धति में इसने दरबार को सजाया था बलबन ने और इसने गैर इस्लामी प्रथाओं को भी शुरू किया था जैसे नवरोज पारसी धर्म का नववर्ष है, इसको शुरू किया था। सिजदा घुटनों के बल बैठकर नमस्कार करना, पोबोस झुककर अंगूठा चूमना आदि प्रथाओं की शुरुआत भी बलबन ने की थी। और बलबन के समय 2 बार मंगोल अटैक भी हुए थे 1279 और 1285 में और बंगाल में इसके समय केवल एक ही बार विद्रोह हुआ था 1279 में तुगरिल खान के नेतृत्व में विरोध हुआ था। इसके द्वारा 2 विभाग भी बनाए गए थे। 2 विभाग कौन कौन से थे? बरीद ए ममालिक यानी कि गुप्तचर विभाग और दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग बनाया गया था। और मोसाद इजराइल से संबंधित है तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। किसके शासनकाल में मंगोल बड़ी संख्या में भारत में आकर बस गए थे? तो ये बस गए थे जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में और इसका शासनकाल है 1290 से 96। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासनकाल है और दिल्ली सल्तनत में सबसे कम कार्यकाल किस वंश का है? खिलजी वंश का है। और सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक कौन सा था? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और इसने उपाधि धारण की थी शाइस्ता खान की। और इसी का एक भतीजा था जिसका नाम था अली गुरसास्प जिसे अलाउद्दीन खिलजी के नाम से या AK-47 के नाम से भी जाना जाता है। इसके समय में विद्रोह हुआ था मलिक छज्जू के यहाँ पर जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मलिक छज्जू की हत्या कर दी गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही देवगिरी को लूटा गया था और इसी के द्वारा अपनी चाचा की हत्या कर दी गई थी। और चाचा की हत्या के बाद 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था और इसने युग का चरवाहा सिकंदर सानी सेकंड सिकंदर की उपाधि धारण की थी। इसके 4 सेनापति थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला था उलुग खान जो उत्तर भारत के लिए था। मलिक काफूर
मलिक काफूर साउथ इंडिया के लिए था और एक दास सेनापति था और इसको गुजरात विजय के समय खरीदा गया था। इसे 1000 दिनार या 1000 दिनार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। नुसरत खान नॉर्थ इंडिया का था और जफर खान ये मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक किला बनाया था जिसे कहते हैं सीरी का किला। कर्णदेव कहाँ का शासक था? कर्णदेव गुजरात का शासक था और इस पर अटैक अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में किया था। राजा राय रामचंद्र देवगिरी का शासक था और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया था। राणा रतन सिंह ये चित्तौड़ में स्थित है और 1303 में अटैक किया था और 1303 में इस पर अटैक करने के बाद चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया था और ये रानी पद्मिनी के लिए हुआ अटैक था। रानी पद्मिनी का वर्णन हमें मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत से। हमीर देव रणथंभौर का शासक था जहाँ पर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। देवगिरी पर अटैक कब किया गया था? 1296 में और इसमें शासक थे शंकर देव और रामचंद्र देव। 1309 में वारंगल के शासक कौन थे? रुद्रदेव, जहाँ से कोहिनूर का हीरा मिला था। 1310 में आक्रमण किया होयसल पर जहाँ के शासक थे वीरबल्लाल और 1311 में मुद्रा पर वीर पांडे यहाँ के शासक थे और पांडे शासकों पर अटैक किया था। सैनिकों का हुलिया बनवाना किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और बाजार महंगाई नियंत्रण प्रणाली भी इसी के द्वारा शुरू की गई थी और इसने कुछ महत्वपूर्ण विभाग बनाए थे और ये कौन कौन से थे? दीवान ए रियासत बाजार की देखभाल के लिए, सहना ए मंडी व्यापारियों पर नियंत्रण के लिए, वरीद ए मंडी गुप्तचर विभाग, दीवान ए वजारत वित्त विभाग, दीवान ए आरिज सैन्य विभाग और दीवान ए रसालत विदेश विभाग इसके द्वारा बनाया गया था। वायुदाब सबसे कम कब होता है? सबसे कम होता है वायुदाब ग्रीष्म ऋतु में और इसका कारण क्या है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं जिस कारण हवाएं गर्म हो जाती हैं और ऊपर की ओर उड़ जाती हैं और जब हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी तो निम्न वायुदाब का निर्माण करेंगी। तो ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब होता है और जब ठंड होती है ठंड में हवाएं नीचे आ जाती हैं तो जब नीचे आती हैं तो दबाव बढ़ता है। तो वायुदाब बढ़ता है सर्दी में और सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। तापमान उल्टा समानुपाती वायुदाब का होता है और वायुदाब कम होगा तो तापमान बढ़ेगा। उच्च वायुदाब की कितनी पेटियां होती हैं? तो ये 4 पेटियां होती हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 2-2 पेटियां होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध होता है 30 से 35 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध होता है 30 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब होता है 80 से 90 डिग्री और दक्षिण में भी 80 से 90 डिग्री होता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है एंजिल वाटरफॉल जिसकी हाइट है 979 मीटर जो वेनेजुएला में स्थित है और वेनेजुएला की राजधानी है कराकस और ये कैरोली नदी पर स्थित है जो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ पर है? सुपीरियर झील अमेरिका कनाडा की सीमा पर स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील, नावगम्य का मतलब है जहाँ पर नाव चलाई जा सके और सबसे ऊंची झील नाव चलाने योग्य है तो यह टीटीकाका झील जो पेरू बोलिविया सीमा पर स्थित है। बोलिविया की राजधानी है लापाज और पेरू की है लीमा। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह टंगानिका झील जो 4 देशों में मिलती है तंजानिया, केन्या, युगांडा और जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, युगांडा कंपाला, केन्या की राजधानी है नैरोबी और तंजानिया की है दोदोमा और युगांडा की राजधानी कंपाला में अभी हाल ही में NAM नॉन अलाइन मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो बैठक होती है वो भी 19वें क्रम की बैठक कंपाला युगांडा में हुई है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह है बेकाल झील जो 1642 मीटर गहरी है। यह रूस में स्थित है। उच्चतम लवणता कहाँ पर मिलती है? उच्चतम लवणता मिलती है वोन झील जो तुर्की में है और यहाँ पर 330% लवणता मिलती है। और लवणता क्या होती है? पानी के भार में जितनी चीज़ें भी घुली होती हैं उनका अनुपात कहलाता है लवणता। जैसे पानी में यदि कोई अशुद्धि मिली हो और उसमें लवणता या नमक ज़्यादा हो
और जब हम पानी और उन मिली हुई चीज़ों का अनुपात देखेंगे तो वो कहलाएगी लवणता। और महान साल्ट झील कहाँ पर है? अमेरिका में। यहाँ पर 220 लवणता मिलती है। मृत सागर में 240 और ये जॉर्डन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है ग्रीनलैंड, जिसकी राजधानी है नूक और इस पर डेनमार्क का अधिकार है और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। बोर्नियो द्वीप कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और न्यू गिनी पश्चिमी प्रांत महासागर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है मेडागास्कर, जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है या द्वीप होता है जिसके चारों ओर पानी हो, यानी कि चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, और यदि कोई तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है तो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। इसके कुछ राज्य जैसे यहाँ से गुजरात और यहाँ से पश्चिम बंगाल और इससे नीचे जितने भी राज्य हैं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और इस साइड में महाराष्ट्र, गोवा, केरल इत्यादि राज्य समुद्र से घिरे हुए हैं और ये भारतीय प्रायद्वीप कहलाता है। क्रिसमस आइलैंड कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंच गुयाना और सेंट पियरे आइलैंड ये कहाँ पर है? फ्रांस में। एल्यूसियन आइलैंड ये है अमेरिका में। सांता क्रूज आइलैंड ये है स्पेन में। न्यू फाउंडलैंड ये है अमेरिका में। और सोकोत्रा ये ओमान में स्थित है, जिसकी राजधानी है मस्कट। अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी क्या है जो पोटामेक नदी के किनारे स्थित है और इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। स्पेन की राजधानी का नाम है मैड्रिड और ओमान की राजधानी है मस्कट। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, गाइपोरिया समिति का संबंध किससे है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, समितियों से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो गाइपोरिया समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। नानजुंदप्पा समिति इसका संबंध है रेलवे का किराए से संबंधित। रंगराजन समिति इसका संबंध है भुगतान संतुलन से संबंधित। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए है और इस जैसे उदाहरण है जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा उदाहरण है जीएसटी, जो संविधान के 122वें बिल और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। राजा चलैया समिति ये सेवा कर से संबंधित है और विजय केलकर समिति वस्तु और सेवा कर से संबंधित है। दंतेवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए। मालेगांव समिति प्राथमिक पूंजी बाजार के लिए। भंडारी समिति ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के लिए। और पहला आरआरबी पहला ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक कब शुरू हुआ था? इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाले से। तेंदुलकर समिति गरीबी के आकलन से संबंधित है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो ये पहले करता था योजना आयोग, लेकिन अब करता है नीति आयोग। योजना आयोग इसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को और इसके अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। तो आपको बताना है कि योजना आयोग जब इसका अंत किया गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना को बीच में ही रोक दिया गया था, तो इसमें इसके उपाध्यक्ष कौन थे और प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। अब है नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और इसके सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। MRTP में M का मतलब क्या होता है? मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ये कब आया था? 1951 में आया था। फेरा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो विदेशी मुद्रा नियंत्रण के लिए एक्ट आया था 1973 में, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया गया 1999 में। अब फेरा की जगह हो गया है फेमा, यानी कि रेगुलेशन की जगह हो गया है मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1948 में आया था। पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं? पैन कार्ड में P का मतलब होता है पर्सनल और इसमें अंक होते हैं, इसके 4th अंक में P लिखा होता है। GSTIN
जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। और एटीएम में 16 अंक होते हैं। आधार कार्ड में 12 अंक, मोबाइल नंबर में 10 अंक, ड्राइविंग लाइसेंस में 15 अंक। और सीवीवी जो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है, जो हमारा एटीएम कार्ड होता है उसके पीछे एक वैल्यू लिखी होती है जिसे सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू कहते हैं, और ये 3 अंकों में होती है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के बराबर होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और जी इज इक्वल टू m/6। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्केयर। m1 और m2 के बीच होती है r। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम व विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है। और वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने से उसका भार कम हो जाता है। और W इज इक्वल टू m/g होता है। दो निकायों के बीच आकर्षण बल यदि 1/9 F है तो दूरी क्या होगी? तो दूरी G m1 m2 बटे r स्केयर, तो ये 3 गुना हो जाएगी। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉन A-Z आता है न्यूट्रॉन। ए कौन सा होता है? परमाणु भार होता है, और जेड होता है परमाणु क्रमांक। और यदि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम में होते हैं। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। और इन जो 3 समस्थानिक होते हैं इनके नाम बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। और जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, इसका में 1 होता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये भी इसमें 1-1 होते हैं। आइसोटोप ये परमाणु क्रमांक समान हो तो परमाणु भार अलग अलग हो तो इसे कहते हैं आइसोटोप। और समान द्रव्यमान वाले न्यूक्लियोटाइड्स क्या कहलाते हैं? आइसोबैरिक। आइसोबार या परमाणु भार समान हो तो इसको आइसोबार कहा जाता है, समभारिक। जैसे 18Ar40 और 20Ca40। Ar का मतलब है ऑर्गन और Ca का मतलब है कैल्शियम। यहाँ पर इसमें परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन परमाणु भार समान है। और इन दोनों का परमाणु भार समान है इसलिए इनको आइसोबैरिक कहा जाता है। जैसे P18 और P20, E18 और E20 और N। जैसे इसमें ऑर्गन में प्रोटॉन होते हैं 18, इलेक्ट्रॉन भी 18 और न्यूट्रॉन 22 होंगे। और कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या होगी 20 और इलेक्ट्रॉन की 20 और न्यूट्रॉन भी इसमें 20 ही होंगे। जिनके न्यूट्रॉन बराबर होते हैं उनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आइसोटोन। जैसे यहाँ पर C6C13 है और यहाँ पर 7N14 है। C का मतलब है कार्बन और N का मतलब है नाइट्रोजन। और इन दोनों का अंतर A में से अगर हम Z को घटाएं तो यहाँ पर आ रहा है 7 और यहीं पर भी 7 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या समान है। जब न्यूट्रॉन की संख्या समान आए तो उसको कहते हैं आइसोटोन। यदि परमाणु क्रमांक की संख्या समान आए तो उसको कहते हैं आइसोटोप। और परमाणु द्रव्यमान की संख्या समान आए तो उसे कहते हैं आइसोबैरिक। और यदि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है तो इसे कहते हैं आइसोटोन। कौन सा नियम बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दाब के विपरीत होता है? तो ये होता है बॉयल का नियम। और एक होता है चार्ल्स का नियम जिसमें किसी भी गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है। और परम ताप की वैल्यू कितनी होती है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसे परम शून्य ताप भी कहते हैं। कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो ये है राइजोबियम और दलहनी फसलों में यह मिलता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी 1859 में। और इसने द डिसेंट ऑफ मैन 1871 में लिखी है। इनको विकासवाद का जनक माना जाता है। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत योग्यतम की उत्तरजीविता पर आधारित होता है। ये किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने यह शब्द पहली बार यूज किया था।
लीनियस, लीनियस क्या कौन है? जेनेरा प्लेंटेरम, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसमें सिस्टमा नेचर के बारे में बताया गया है, और वर्गीकी या वर्गीकरण का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। इसने बताया कि सबसे पहले जाति आई, जाति से बने वंश, वंश से बने कुल, कुल से बना गण, और गण से बना वर्ग, वर्ग से बना संघ, और संघ से बना जगत। तो इसने 4 वर्गों में इसको बांटा है जेनेरा प्लेंटेरम को, यानी कि जंतु जगत के 5 वर्ग 7 वर्ग होते हैं। और विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने किया था 1969 में। और इन्होंने 5 जगत कौन कौन से बताए? एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्लांट्स। भारत के विदेश सचिव हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं विक्रम मिस्त्री। और पहले विदेश सचिव कौन थे? KPS मेनन थे। K218b क्या है? तो ये एक्सो प्लैनेट है। और वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? TV सोमनाथन नियुक्त हुए हैं। गृह सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? गोविंद मोहन। राजस्व सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? संजय मल्होत्रा। और PM के प्रधान सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? प्रमोद कुमार मिश्रा नियुक्त हुए हैं। डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पहल के तहत शुरू की गई है। 1 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च हुआ था। दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लिग्नोसैट किसने बनाया है? जापान ने इसको बनाया है। और नासा का मैगलन मिशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध शुक्र ग्रह से। और ये नासा का पहला शुक्र पर भेजा गया नासा का पहला उपग्रह है जो 1989 में भेजा गया था। हल्ला टॉम्सडोटिर क्या है? हल्ला टॉम्सडोटिर अभी हाल ही में आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। और आइसलैंड की राजधानी का नाम है रेकजविक। चांग 6 या चेंज 6 किसके द्वारा भेजा गया उपग्रह है? तो ये चाइना के द्वारा भेजा गया है अंतरिक्ष यान लैंडर जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच गया है। पेरिस ओलंपिक कौन से क्रम का है? पेरिस ओलंपिक है 33वें क्रम का। और इसमें शुभंकर है फ्रीज टोपी जिसमें 3 रंग होते हैं। 3 रंग कौन कौन से? वाइट सफ़ेद होता है, ब्लू नीला होता है, और रेड। तो इसमें 3 रंग होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है। और फ्रीज टोपी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थी। और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 से 1799 के बीच। और अमेरिकी क्रांति हुई थी 1776 में। और रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। तो ये महत्वपूर्ण क्रांति भी हमको ध्यान रखनी है। और ओलंपिक जो होता है यह 16 दिनों तक चलता है। और अब की बार हुआ 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच। इसका उद्घाटन सीन नदी के किनारे पर पेरिस में हुआ था। और इमैनुअल मैक्रोन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। और ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं थॉमस बॉक। और ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे मनाया जाता है। और पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच हुई थी। और इसलिए 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है। और 2024 में अभी हाल ही में एक और दिवस को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाने की घोषणा की गई है। तो उस दिवस का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। पेरिस ओलंपिक जो 33वें क्रम का है 2024 में हुआ। इसमें भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक 71वीं। भारत ने इसमें 0 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। और भारत के लिए पहला मेडल जीता है मनु भाकर ने 10 मीटर एयर राइफल में। दूसरा मेडल मनु भाकर और सरबजोत सिंह के द्वारा जीता गया 10 मीटर एयर पिस्टल में। और तीसरा मेडल स्वप्निल कोसाले जो महाराष्ट्र के हैं 50 मीटर में जीता गया है। और इसमें पहली रैंक अमेरिका की है जिसने 40 गोल्ड जीत लिए हैं। और इसमें एक सिल्वर नीरज चोपड़ा ने जीता है। और 1 ब्रॉन्ज हॉकी की टीम ने, और 1 ब्रॉन्ज अमन सहरावत के द्वारा 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता गया है। और विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम कैटेगरी में 100 ग्राम भार ज़्यादा होने की वजह से इनको बाहर कर दिया गया था। तो ये है ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। और आज का प्रश्न है हमारा जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पुरुष हॉकी टीम इंडिया ने किसे हराकर ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराया है? तो इसका आंसर तो देना आपको कमेंट बॉक्स में। और पुरुष हॉकी टीम ने जो
कौन से हॉकी टीम ने गोल्ड और कौन सी हॉकी टीम ने सिल्वर जीत लिया है ओलंपिक में, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।